हेलो चैंपियन, चलिए आवाज मेरी आ रही है। हम लोग बीपीएससी 72 पीटी का जो टेस्ट सीरीज है पहला, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो सवाल आए हैं उसका जहां जहां सवाल आप कर सकते थे उसको लेकर हमने डिटेल डिस्कशन करवा दिया है। ठीक है, मतलब उसमें उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा है। उसके बाद भी क्वेश्चन आया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग में कॉन्सेप्ट की कमी है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन जो जो आपने दिया है ना, हम अकॉर्डिंग टू नेम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की कमी है। और वो कॉन्सेप्ट की कमी ये बता रहा है कि वन लाइनर तो आपने खूब पढ़ा है, लेकिन जब वन लाइनर के अंदर ही कुछ कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट डाला जाता है, एकदम आसान सा लाइन है लेकिन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया और आप खो भी गए। इसी को सीखना है टेस्ट में, इसी को सीखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को लेते हैं जो आप लोगों ने पूछा है। चलो देखो, करीब 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसने आप लोगों को परेशान किया। क्वेश्चन नंबर 13 इसका है, ये क्वेश्चन नंबर 13 रीतिका, और भी हैं कुछ जैसे संजय है, मुकेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि मृदा संरक्षण, अभी मैंने हिंदी में लिया है, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिया है। हम यहाँ पे इंग्लिश में भी डिस्कस कर देंगे, जो जो वर्ड है ही है वैसे, तो इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा और क्वेश्चन अभी हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में। एक और बात है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में ना एक बड़ा ही डिफरेंस है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी को समझ लेते हैं आराम से, ज्यादा उनको दिक्कत नहीं होती। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है ना, हिंदी वाले, तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं जानना चाहते, कोशिश ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी समस्या है। जिस दिन इंग्लिश कंपलसरी हो गया ना, उस दिन बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर चलो, मृदा संरक्षण के विभिन्न उन्नत विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किससे रिलेटेड? मृदा संरक्षण। ये क्वेश्चन ना, चलो, मल्चिंग यानी मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि को जैव पदार्थों से ढककर आर्द्रता बनाए रखना। समोच्च रेखीय, जिसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाना। और वेदिका फार्म यानी टेरेस फार्मिंग, तीव्र ढलानों पे, जो पहाड़ों की ढलान होती है उस पे समतल सोपान बनाना ताकि पृष्ठीय प्रभाव और अपरदन कम हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, पहले मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग ये होता है कि जैसे ये पेड़ है ना, पेड़ के आसपास हमने क्या किया, खरपतवार डाल दिया, कुछ भी खरपतवार। तो इससे क्या होता है कि जैव पदार्थ को ढक दिया जाता है तो ह्यूमिडिटी बनी होती है और वो मिट्टी सेफ रहता है, मिट्टी उड़ता नहीं है, तो मृदा संरक्षण हो गया। कंटूर ये होता है जब आप ड्राई इलाके में जाओगे ना, खास करके जहां हवा तेज चलती है, तो आप देखिएगा, ये वाला इमेज नहीं है वो, आप देखना कि जो आड़ी होती है पेड़ की, जो खेत की, उस आड़ी पे पेड़ लगाए जाते हैं पतले पतले, जिससे बहुत ज्यादा परछाई भी ना हो क्योंकि वो ऊंचे होते हैं। और दूसरा, अगर उसमें हवा बहुत तेज आती है तो बालू वालू उड़ के ना आ जाए, उससे बचाने के लिए, वो भी मृदा संरक्षण है। और जहां तेज हवा चलता है ना, मिट्टी के ऊपर का जो लेयर होता है, ये जो ऊपर का लेयर है ना, लगभग 6 इंच के आसपास का जो लेयर होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो अगर उड़ गया तो फिर वो मिट्टी अनउर्वरक हो जाती है। तीसरा, टेरेस, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों पे ढाल बनाया जाता है। ढाल इसलिए बनाया जाता है ताकि अपरदन कम से कम हो, क्योंकि वहां बारिश काफी तेज होती है तो मिट्टी तो सीधे कट के चला जाएगा, तो उसके कारण सीढ़ी नुमा खेती होती है। और इसका आंसर होगा सी, सभी के सभी युग सही। अब यहाँ पे आपको मल्चिंग समझना पड़ेगा। तो देखो, कॉन्सेप्ट में जिसको भी दिक्कत हो रही है तो आप एनसीईआरटी वाला जो सेक्शन है ना, कोर्स, उसको आप पढ़ लो, कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर वहां पे हो जाए। चलिए आगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश भारत की अग्रगामी नीति फॉरवर्ड पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या था? इससे रिलेटेड हमने एक सेशन भी लिया है लॉर्ड लेटन का। इस नीति का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को रोकना
और भारत के लिए वैज्ञानिक सीमा स्थापित करना था। वायसराय लिट्टन ने शानदार निष्क्रियता की नीति को जारी रखा और अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। इस नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और गंडमक की संधि से समाप्त हुआ। ये सारे फैक्ट्स हम आपके उस पर्टिकुलर वायसराय के डिस्कशन के वीडियो में कर चुके हैं। अब यहां क्या हुआ, यहां सवाल जो आपने पूछा है, देखो एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए, जिस क्वेश्चन में जो डाउट है, जिस ऑप्शन में आपको लगता है कि इसको क्या याद करने की जरूरत है, ऐसे ही सवाल कीजिए। इसमें सवाल क्या है कि क्या सर इस तरह की ट्रीटी भी याद करनी होगी, इस तरह की सारी ट्रीटी याद करनी होगी? नहीं, सारी नहीं करनी होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप करोगे ना। अफगानिस्तान के साथ इंग्लैंड का जो युद्ध हुआ है उसमें कुछ ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ये भी है, तो उसको आप करेंगे। तो ऐसी कुछ ट्रीटी 40-50 होंगे, उसको बाहर निकाल के नोट डाउन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पर रूसी प्रभाव को रोकना था। उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान में जिस तरह से रूस बढ़ रहा था, तो ब्रिटेन नहीं चाहता था अफगानिस्तान की तरफ आ जाए, तो उसके कारण उस समय वायसराय लॉर्ड लिट्टन थे। उसके पहले जो भी थे उन्होंने इनर्शिया की नीति अपनाई, निष्क्रियता की नीति अपनाई, इनएक्टिविटी की नीति अपनाई, और इन्होंने क्या किया, उसको जारी नहीं रखा। इन्होंने क्या किया, उसको हटा दिया और फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया। और वहां पे अफगान में बोला कि हमारे ब्रिटिश रेजिडेंट को तुम अपने यहाँ रखो। वो लोग जब नहीं मानते हैं तब लड़ाई होती है, और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 1880 के बीच में। और इसी में एक संधि होती है जिसको गंडमक की संधि कहते हैं 1879 में, जब अफगानिस्तान थोड़े समय के लिए हार जाता है, ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाता है, बाद में उनको मार के भगा दिया जाता है। यही था, कहानी सुना चुके हैं आपको। तीसरा, वैश्विक जल संकट और पृथ्वी जल के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के कुछ अलवण जल का लगभग 70% हिस्सा तो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अलवण मतलब फ्रेश वाटर, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र के बर्फ के चादरों में है। पृथ्वी में जल की कुल मात्रा परिवर्तनशील है। इसे मानवीय आवश्यकता के अनुरूप वाष्पीकरण और वर्षण की प्रक्रिया के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है, और शुष्क क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर को कम करने के लिए ड्रिप या टपकन की विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसको ये स्प्रिंकल सिंचाई या ड्रिप सिंचाई कहते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं। अब यहां क्वेश्चन क्या हुआ, देखो आपके क्लास में या आपके कोर्स में या हर बार नए बच्चे भी आते हैं ना, तो नए बच्चे जो आते हैं एक बार याद करिए, कभी आप भी एकदम न्यू हुआ करते होंगे, तो उनके सवाल वही होते हैं। जैसे उनका ये कहना था कि सर ये अलवण जलना समझ में ही नहीं आया, उसमें फ्रेश वाटर उनको समझ में ही नहीं आया। इंग्लिश पढ़ा नहीं उन्होंने, और हिंदी में अलवण जल पढ़ा, और इंग्लिश देखा ही नहीं। देखो इंग्लिश का क्या है, नहीं देखा, और वो यहाँ से आगे निकल गए। तब उनको लगता है कि नहीं, ये तो समुद्र में होना चाहिए, या अंटार्कटिका ग्रीनलैंड में कैसे है, और इसलिए गलती। क्योंकि आपको एक्सक्यूज देना है कि आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, दिमाग में क्या हुआ था, क्यों गलती हुई थी आपसे। इसके बाद तो ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी में जल की मात्रा फिक्स है, जो वाटर साइकिल है वो फिक्स है, वो नहीं बदलता है, तो हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तीसरा, जो ड्राई इलाका होता है, जो डेजर्ट इलाका होता है, वहां पे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई को सबसे बेहतर माना जाता है एवोपरेशन कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और तकनीक के अनुप्रयोग के संदर्भ में एक कथन, ये स्टेटमेंट मिक्स है। ये जो क्वेश्चन है वो मिक्स है। पहला, लोगों की मानसिक और शारीरिक योग्यता ही मानव संसाधन बनाती है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें सुधार के प्रमुख साधन है। दूसरा, जल विद्युत तकनीक ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक नवीकरणीय संसाधन में बदल दिया है। और तीसरा, किसी भी देश के विकास में भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने की प्राथमिक जिम्मेवारी केवल प्राकृतिक कारक को होती है, मानवीय कुशलता को नहीं। ये सवाल में गलती क्यों हुआ है,
देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं है। आदत डालिए। आपने ईडीओ में देख लिया, आदत डालिए। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन कि लोगों की मानसिक और शारीरिक, जो मेंटली कमजोर हैं, जो फिजिकली कमजोर हैं, बीमार रहते हैं, क्या वो रिसोर्स कभी बन सकते हैं? वो काम कर पाएंगे अच्छे से? नहीं कर पाएंगे, ऊपर से बोझ ही रहेंगे। दवा के लिए सरकार पे निर्भर होंगे, या काम नहीं करेंगे तो सरकार की अलग अलग पॉलिसी का फायदा उठाएंगे, मतलब वो बोझ है। उसमें कैसे उसको ठीक करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य, एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, किसी को भी दिक्कत हो तो एनसीईआरटी पर कर लो, क्योंकि उसका फिर कोई जवाब है नहीं और उसको आपको करना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, हम कोई भी ह्यूमन रिसोर्स को रिसोर्स कब बनाएंगे? जब उसको एजुकेट करेंगे, जब वो हेल्दी होगा। तो ये पहला ऑप्शन सही है। जल विद्युत तकनीक से तेजी से बहते हुए जल से, बिल्कुल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ने तेजी से बहते हुए जल को बर्बाद होने की जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा, कि किसी भी देश के विकास में भौतिक संसाधन मूल्यवान संसाधन है, ठीक है, भौतिक पदार्थ, लेकिन उसको मूल्यवान कौन बनाता है? प्राकृतिक कारक नहीं। हमारा हीरा, सोना, तांबा, पेट्रोलियम जमीन के अंदर पड़ा है, वो जमीन के अंदर ही पड़ा रह जाएगा अगर हम नहीं निकालेंगे तो। उसको कौन बनाएगा? मानवीय कुशलता, ह्यूमन स्किल। इंसान स्किल्ड होगा तभी तो खोजा है, तभी तो उसको निकाल रहा है, नहीं तो पड़े हैं। और जब पड़े हैं तो मेरे किस काम के हैं? उसका कोई मूल्य नहीं है। देखो, ये ऑप्शन के साथ है आपको। इसमें कुछ बच्चों ने प्रयास ही नहीं किया। जो कुछ ओएमआर सीट आपने भेजा ना, उसमें कुछ बच्चों ने प्रयास ही नहीं किया। उनको लगा पता नहीं कहां से एलियन वाला सवाल आ गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारक की भिन्नता के कारण असमान है। दूसरा, भारत में उत्तर पूर्वी और पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस और बेंत प्रचुर मात्रा में स्थानीय हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और विलो करके जो है, पेड़ की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्ले बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिलता है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्यों दिक्कत हो रही है? टाइम लग रहा है ना? तो अभी टाइम नहीं लगाओगे, पहले ये बताओ मंजीत, अभी आपका टाइम नहीं लगेगा तो इस बिना प्रैक्टिस किए हुए सीधे एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओगे और वहां क्या होगा? तो अभी उस डिफिकल्ट लेवल को हम लोग छुएंगे और इजी लेवल भी होगा। हर लेवल पे आपको तैयार होना है, तो इसके लिए भी पूरा तैयार रहिए। यहीं पे क्वेश्चन पढ़ने की आदत बना लो। क्या है यहाँ पे? अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ऊंचाई के कारण, वहां की क्लाइमेट के कारण, अब क्लाइमेट के कारण भी अलग अलग मिट्टी होगी, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होंगे। पेट्रोलियम सब जगह तो नहीं होगा, पेड़ हर तरह के पेड़ सब जगह नहीं होंगे ना। ट्रॉपिकल पेड़ अलग होते हैं, टेम्परेट अलग होता है, तो उसके कारण होता है। सही है। उत्तर पूर्वी और पूर्वी में बांस वहां अलग अलग तरह के और अच्छी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बांस और पेड़, तो वहां के हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट का वो बहुत बड़ा आधार है। और विलो करके जो पेड़ होता है ना, क्रिकेट के बल्ला बहुत अच्छा बनता है। लिटरली वो ठंडे जगह पे मिलता है, कश्मीर में, लद्दाख में, तो वहां इससे बैट हल्का भी होता है लकड़ी और बहुत मजबूत होता है। तो इसका आंसर होगा सी, सभी के साथ। विलो के बारे में नहीं सुना, अब विलो के बारे में नहीं सुना था तो फिर वो दिक्कत है। तब भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन में हमको देखने को क्या कुछ हो सकता है। लॉर्ड लिप्टन क्यों गलती हुई है? अच्छा, इसको जिसने गलती किया है, नाम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे तो पता चल जाएगा। जिसने इसको गलती किया है, 5-5 थप्पड़, 10-10 थप्पड़ मार लेना खुद को और 20 बार उठक बैठक कर लेना। ये गलती नहीं होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है। जहां कॉन्सेप्ट थोड़ा भी आ रहा है ना, तो जहां भी आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है बच्चों की फंसने की। लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित तो युग्म पर विचार कीजिए। क्या है युग्म? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय भाषाओं के लिए आया था, अंग्रेजी के लिए नहीं आया था।
भारतीय शस्त्र अधिनियम इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, केवल, एक तो केवल शब्द जैसे आए ना अंडरलाइन कर लो, केवल, ही, सभी, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जो खतरनाक होते हैं। केवल आए तो सबसे पहले चांसेस उसके गलत होने, मैक्सिमम चांस है गलत होने की, 95% गलत ही होता है, 5% ही सही होता है। केवल यूरोपीय नागरिकों को हथियार रखने हेतु ना, यहां अगर केवल भारतीय नागरिक होता तब सही होता, तो वो 5% काम कर जाता। केवल यूरोपीय नहीं, यूरोपीय नागरिक के लिए तो था ही नहीं, केवल भारतीयों के लिए था, तो ये तो कट गया ना। यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो गए ये बताओ? कंफ्यूज होने का सवाल नहीं, गलत तो इसको होना ही था, क्योंकि आपको नहीं भी पता था, इतना तो पता है कि इंडियन तो इन्वॉल्व थे ही ना। इसके बाद प्रथम दिल्ली दरबार, ठीक है, विसना काल चल रहा था 1877 में, और महारानी विक्टोरिया को कैसे हिंद की उपाधि देनी थी उन्होंने किया था। तो आंसर इसका 2 ऑप्शन सही है, नहीं, 1 सही है और 3 सही है, 1 और 3 यानी 2 ऑप्शन सही है। मध्यकालीन भारत में औपनिवेशिक काल के प्रशासनिक परिवर्तन के सामाजिक संदर्भ में की बात, इस तरह के सवाल आएंगे। कब की बात की जा रही है? मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश काल, इस तरह के प्रशासनिक परिवर्तन के सामाजिक प्रभाव का वर्णन करना है। देखो, लद्दाख, तिब्बत, मध्य एशिया के निवासियों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं पाई जाती है। उनके बौद्ध मठ को गोम्पा कहा जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पारंपरिक उद्योग का ह्रास हुआ। अनजाने में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रतिरूप यानी लैंड यूज पैटर्न और कृषि पर निर्भरता बढ़ा। ऑब्वियसली दोनों ही हुआ है। लद्दाख, तिब्बत, मध्य एशिया, इनकी धार्मिक मान्यताएं मिलती है, ठीक है, धार्मिक मान्यताएं मिलती है, और इनके मठों को गोम्पा भी कहा जाता है, थिक्से भी कहा जाता है, हेमिस भी कहा जाता है। ये वर्ड सुनोगे, थिक्से, वो भी कहा जाता है, तो ये ठीक है। एक और दूसरा, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, गोम्पा कहा जाता है। और दूसरा कि ब्रिटिश मतलब सिर्फ गोम्पा ही नहीं कहा जाता, उस कॉन्टेक्स्ट में कटेगा, अदरवाइज ठीक है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत के पारंपरिक उद्योगों के ह्रास हुए थे, तो वहां से जो मजदूर थे वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट किए, तो वहां पे भी जो एग्रीकल्चर लैंड था छोटा हो गया, और दूसरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ गई, तो ये हुआ था। तो आंसर इसका दोनों ही लेके चलो। देखो आंसर यहाँ पे 2 बताया गया है, बट 2 नहीं होगा, यहाँ पे दोनों ही आंसर लीजिए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है। आगे, सतत पोषीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि कौन कौन सा कथन सही है। समपोषणीय, 67 नंबर का सवाल है, 67 नंबर का सवाल है। समपोषणीय यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य केवल, देखो केवल अंडरलाइन कर लेते हैं, वर्तमान पीढ़ी की आर्थिक आवश्यकताओं को तीव्र गति से पूरा करना है, चाहे इसके लिए संसाधनों का अधिकतम दोहन क्यों न करना पड़े। दूसरा, स्थानीय समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना समपोषणीय सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों में से एक है। साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक भूमि का निजीकरण करना ही मरुस्थलीकरण को रोकने का एकमात्र उपाय है। संट बंट टाइप के ऑप्शन है, और लेकिन प्रैक्टिस करना है इसकी। अब देखो क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी वर्तमान पीढ़ी की सभी जरूरतों को इस बेसिस पे नहीं पूरा करना है कि हम सारे रिसोर्सेज का यूज करके खा पचा के आगे के लिए कुछ ना छोड़, तो हमारी अभी की डेवलपमेंट भी नहीं रुकनी चाहिए और आगे वालों के का हिस्सा भी हमें छोड़ना है। तो एक तो सही हो गया, नहीं एक तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सारे संसाधनों का दोहन करना पड़े, तब भी कोई बात नहीं है। ये तो है स्थानीय समुदाय। तीसरा जो लिखा है हमें को नहीं पता ऊपर में क्या लिखा है, हमें इतना पता है कि सामुदायिक भूमि का निजीकरण करने से क्या मरुस्थलीकरण रुकेगा? मरुस्थलीकरण रोकने के लिए निजीकरण करने से काम चलेगा? तो ये तो अपने आप में बेकारी का है, सीधा सीधा गलत दिख रहा है। सिर्फ पेशेंस से पढ़ लोगे ना तो आंसर निकल जाएगा। आंसर इज डी, केवल। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई विचार करना है? टुंड्रा वनस्पति
मुख्य रूप से उच्च अक्षांश और ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों तक सीमित है, जहां मॉस और लाइकेन प्रमुखता से पाए जाते हैं। शुष्क और मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए केवल मोमी पैटी जो होता है ना, मोमी सतह होता है, चिकना सतह होता है, इसकी जड़ें उथली होती है। ठीक है, भूस्खलन को रोकने के लिए प्रतिधारी दीवार यानी जो बाउंड्रीज बनाए जाते हैं का निर्माण और वनस्पति आवरण में वृद्धि दोनों ही लाभकारी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर क्या होगा? देखो, पहला जो टुंड्रा होता है वो काफी ऊपर होता है, ऊंचाई पे होता है। तो ऊंचाई होने के कारण वहां पे पेड़ पौधे झाड़ियां आपको नहीं मिलेगी, वहां पे आपको मॉस और लाइकेन टाइप का मिलेगा, फिर उसके ऊपर वो भी समाप्त हो जाता है, फिर वो हो जाता है बर्फीला इलाका। तो वहां आपको, और वो भी कब? गर्मी के टाइम में, जब बर्फ और पिघलता है तब दिखेगा, नहीं तो ये भी कवर्ड रहता है। तो ठंडे क्षेत्रों में मॉस लाइकेन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, शुष्क, ये देख रहे हो, शुष्क यानी मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करते हैं? मोमी यानी काफी ज्यादा चिकना सतह हो जाता है, मोटा होता है, गद्देदार हो जाता है। दूसरा, इसकी जड़ें उथली होती है, यही गलती हो गया, इसको ठीक से आपने नहीं पढ़ा। सुस्मिता, नहीं पढ़ा ना आपने ठीक से, इसको गलती हो गई, इसलिए एक्सप्लेनेशन में समझ में आया। हो गया? नहीं होना चाहिए। पूरा लाइन पढ़िए, आदत डालिए अभी से अच्छे से पढ़ने का। ये जो जड़ होता है ना वो फैल जाता है, देखो कितना फैल जाता है, कितना नीचे चला गया, क्योंकि इसको पानी नहीं मिलती। उस पानी की तलाश में ये जड़ बहुत पतला पतला होके बहुत दूर तक फैलता है ताकि पानी खींच सके। तो ये तो गया। और भूस्खलन रोकना है, लैंडस्लाइड रोकना है, तो दीवार इस तरह की बनाई जाती है। आप पहाड़ों में देखना, इस तरह की दीवारें बनती है ताकि लैंडस्लाइड ना हो। तो इसमें बी गया, 1 और 3, तो केवल दो स्टेटमेंट सही है, एक तो सही है। संसाधनों के आर्थिक और गैर आर्थिक मूल्य के संदर्भ में विचार करना है। इसको जो है ना, किसी भी विचार या तकनीक आविष्कार पे कानूनी रूप से मिलने वाला अधिकार पेटेंट कहलाता है, जो वस्तु को समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान बनाता है। दूसरा, एक मनोरम भूदृश्य या शुद्ध पर्यावरण का वर्तमान में कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, इसीलिए इन्हें संपोषणीय विकास का संसाधन नहीं माना जाता। और लौ अयस्क जैसे प्राकृतिक पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बनते जब तक मानव प्रौद्योगिकी द्वारा इसको मूल रूप में परिवर्तित नहीं किया। सिंपल है, इसमें यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्यूटीफुल लैंडस्केप या शुद्ध पर्यावरण का वर्तमान में कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, और इन्हें संपोषणीय विकास के तहत नहीं माना जाएगा। आप क्या चाहते हो कि पूरे पर्यावरण को हम पॉल्यूटेड कर दें, जो पर्यावरण है पूरा उसको तहस नहस कर दें? तो क्या आगे की जनरेशन को हम प्योर एयर ना दें और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है? 2 कट गए, एक सही है और बी भी सही। लॉ एस क्या पड़ा रहेगा, जब तक उसको हम चेंज नहीं करेंगे वो पड़ा रहेगा। ठीक है, लॉर्ड लिप्टन हो गया। अब लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन के सुधार और उनके दूरगामी प्रभाव के संदर्भ में रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। इस कारण उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य कारण भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों के मामले में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था, जिसका अंग्रेजों ने तीव्र विरोध किया। और रिपन के काल में भारत की पहली जनगणना हुई। सिली मिस्टेक हो गया ना, गलतियां हो गई, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आंसर से आपको समझ में आ गया कि गलती आपने कर दी है। ये करने की जरूरत थी गलती। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो गलतियां नहीं होगी। नियमित जनगणना स्टार्ट होती है 1881 में। लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली सेंसस करवाई थी। कंटिन्यू नहीं था, कंटिन्यू 1881 से होगा, ये आपको सिर्फ सही से नहीं पढ़ने का गलती। इल्बर्ट बिल विवाद हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर रखा है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है उसके पीछे कहानी ये था कि अगर कोई केस है उसमें एक पक्ष गोरा है तो उस केस की सुनवाई भारतीय जज नहीं करेंगे, सिर्फ यूरोपीय जज ही कर सकते हैं। इसको लेकर ये भेदभाव था।
तो इस भेदभाव को लेकर इल्बर्ट साहब ने एक बिल लाया रिपन के टाइम में, लेकिन वो पास नहीं हो सका। एक लास्ट है परितंत्र, इकोसिस्टम। जैव विविधता के हालिया संदर्भ में विलोपन स्थिति के आलोक में आपको बताना है कि कौन कथनों पर विचार कीजिए सही कौन सा। भारतीय उपमहाद्वीप में डिक्लोफिनैक जैसे पीरकनाशी दवाओं के उपयोग के कारण गिद्धों की किडनी खराब हो रही है, ठीक है। गिद्ध के को पारितंत्र में अपघटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, डिकम्पोजर, क्योंकि वो केवल जीवित कीड़ों पर निर्भर है। और तीसरा, समपोषणीय विकास के सिद्धांतों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम करना और जीवन की विविधता को संरक्षित करना अनिवार्य कर्तव्य है। अब देखिए क्या है सर, इसको समझो। ये आपके एनसीईआरटी के बायोलॉजी के क्लास 12 का सेक्शन, जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन है, उसमें ये दिया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि सब इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोल के पढ़ के नहीं समझाया जा सकता, एक बार एनसीईआरटी आप लोगों को कर लेना चाहिए। देखो यहां गलती हुआ है ना, देखो गिद्ध जो होते हैं वो डिकम्पोजर नहीं होते, वो अपमार्जक होते हैं। डिकम्पोजर जो होता है ना, डिकम्पोजर जो होता है वो प्राथमिक अपघटक होता है और डिकम्पोजर कीड़े पर निर्भर होता है, गिद्ध कीड़े पर निर्भर नहीं रहता। तो ये स्टेटमेंट आपका गया कर, और 2 गया, तीसरा सही है, तीसरा सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिद्धांतों के तहत प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम करना और जीवन की विविधता को संरक्षित करना अनिवार्य है, एकदम ठीक है। और ये वाला इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो गए, जिसमें आपने क्वेश्चन दिया था वो हमने करवा दिया। इसका निचोड़ ये है कि थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, कुछ बेसिक किताबों को देखिए, एनसीईआरटी को जरूर करो, क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल होगा ना तो आपको गलती कर हो जाएगा, तो वो नहीं हो, इनका ध्यान रखिए। दैट्स इट, काफी। और धीरे धीरे करके क्वेश्चन पढ़ना सीखिए और उसको ठीक कीजिए, ये बहुत जरूरी है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।